थैंक यू सो मच मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब जब आगाज़ ऐसा है तो फिर इख्तिताम कैसा होगा, क्या दुआ क्या करनी है अब हमने? उबैद, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो ये टीम इतनी बैलेंस टीम नहीं थी, और लोग कहते थे कि दोस्ती यारी की बुनियाद पर मुंतखब की गई है, लेकिन फिर भी बहैसियत पाकिस्तानी हम इस टीम को सपोर्ट कर रहे थे कि ये कामयाबी हो। लेकिन कल कल खुल गई, हमारे दस की कलाई खुल गई। 345 रन करके आप हार रहे हैं। माना कि प्रैक्टिस मैच था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हसन अली या जूनियर, जिनको आप अब्दुल रज्जाक कहते हैं, उनको लेकर गए, उन्होंने क्या किया? तो इसका मतलब, और फिर स्पिनर्स का जिस तरह 25 ओवर में 183 रन स्पिनर्स ने दिए, तो अब नवाज को आप खिला रहे हैं, अबरार को आपने रखा हुआ है रिजर्व में। तो मेरी समझ में नहीं आता, जब टफ टीमें आएंगी और कंडीशन जरा डिफरेंट होंगी, तो फिर पाकिस्तानी बॉलर्स क्या करेंगे? ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। अब इस टीम के लिए दवा के साथ साथ दुआ की जरूरत है उबैद, वरना बज़ाहिर तो आसार इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे। अच्छा नहीं, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, मुझे इसमें ज़रा ये समझाएं कि 44th ओवर में 346 न्यूजीलैंड से हो गया। अब इसमें हमारे बॉलर्स की डेफिनेटली कोताही रही। क्या जो पिच है, जो ग्राउंड है, वो भी ऐसा था, इतना हेल्पिंग था कि मतलब 44 ओवर्स में अगर 345 हो रहा है तो हमने 50 ओवर में कम स्कोर किया? इसको फिर यूं भी देखें। बिल्कुल, जो भारत की पिचेज हैं, आप देखें, इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हुई 3 वनडे, उनमें तकरीबन 400 के रन भी लगभग बने एक मैच में, और 300-350 रन तो नॉर्मल है। तो पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा, वहां की फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स हैं, और इन फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स पर हमारे बॉलर्स के लिए बड़ा इम्तिहान होगा। बैट्समैनों में तो चले, मान लिया रिजवान ने सेंचुरी स्कोर कर दी, बाबर ने रन कर लिए, सऊद शकील ने रन कर लिए, लेकिन हमारे बॉलर्स का असल इम्तिहान होगा। अगर सामने वाली टीम हमारे खिलाफ जो है वो 360 370 करती है, तो फिर हमारे बैट्समैन अंडर प्रेशर होंगे। कल तो रिजवान अंडर प्रेशर नहीं थे, क्योंकि पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की। तो ये पिचेस का भी कसूर है, क्योंकि जहां जहां, और खासतौर पर चेन्नई में जहां हमारा अफगानिस्तान से मैच है, वहां की टर्निंग विकेट है, और अफगानिस्तान के पास टॉप के स्पिनर मौजूद है। तो हमारे लिए मुश्किल होगी। अहमदाबाद की पिच है, फिर हमारे शुक्र करें कि दोनों मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ। इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी है कि हमारा जो बैटिंग लाइनअप है वो आता है और फिर धड़ाम से जो है वो गिर जाता है। अब जैसे अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बात करूंगा अपनी क्रिकेट की रिटायरमेंट से। ये है कि कुछ बोल रहे हैं टीवियों पे बैठ के, जी जज्बाती फैसला है, फलाना है, ये है, वो है। देखिए, जज्बाती फैसला नहीं है, ये मैंने बड़ा सोच समझ के किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं ज़रा लोगों को क्लियर कर दूं कि जी टीम में ड्रॉप होने की वजह से उसने किया। देखिए, एज अ प्लेयर जब हम क्रिकेट में आते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम परफॉर्म करेंगे, टीम में रहेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, टीम से बाहर हो जाएंगे। बाहर होंगे, जाएंगे, जो अपॉर्चुनिटी होगी, डोमेस्टिक की होगी, किसी लीग की होगी, वहां जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, टीम में वापस आ जाएंगे। तो ये तो इश्यू नहीं है। इश्यू स्टार्ट हुआ था मेरे टेस्ट क्रिकेट की रिटायरमेंट, और कुछ जो पीसीबी की मैनेजमेंट में जो पाकिस्तान टीम को इस टाइम रन कर रहे हैं, उन्होंने लोगों के दिमागों में ये डालना शुरू कर दिया जब से उन्होंने चार्ज संभाला। अच्छा, ये भी बता दूं, जब से उन्होंने चार्ज संभाला, क्योंकि मैंने वर्ल्ड कप के बाद दी थी रिटायरमेंट। उस टाइम की मैनेजमेंट मिकी वेरा थे, और मिकी वेरा को पता था कि मैं अनाउंस कर रहा हूँ वर्ल्ड कप के बाद टेस्ट रिटायरमेंट। और उस टाइम तो किसी को कोई इशू नहीं हुआ। इवन मीडिया में भी लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक को देख लें तो वो आते हैं, अपना चेहरा करवाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। फिर बाबर हैं, और बाबर के साथ आप फिर जब रिजवान को देखते हैं बैक टू बैक, तो वो फिर वो पेस नहीं होती। एक तो पहले वो अर्ली ऑन विकेट्स का प्रेशर, और फिर 84 गेंदों पर 80, 94 पर 103, तो ये भी फिर बड़ा स्लो कर देता है मामला को। अगर सऊद शकील जैसे लड़के ना हो तो फिर तो गई भैंस पानी में। सऊद शकील को तो इन्होंने श्रीलंका के साहिलों की सैर के लिए लेकर गए थे, कोई मैच नहीं खिलाया। वो तो कल जब उसे आजमाया तो उसने प्रूव किया। मेरे ख्याल में प्रेशर में आ जाते हैं रिजवान और बाबर। अगर हमारा टॉप ऑर्डर चल जाए, ओपनर चल जाए, कल फखर जमान को नहीं खिलाया, लेकिन 3 अक्टूबर के मैच में फखर जमान यकीनन खेलेंगे। इमामुल हक जो है, कभी अनफिट हो जाते, कभी रन्स करते नहीं करते, कभी कैच छोड़ते। तो अब देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली साउंड प्लेयर है, बैट वो सिंगल डबल्स लेता है, वो हिटिंग नहीं करता। अब हमें एक उसके साथ ओपनर करके का पूरा इस्तेमाल कर सके। फखर जमान आइडियल है, अगर वो नहीं खेलते तो इमामुल हक खेलेंगे। लेकिन फिर वो अगर अब्दुल्ला शफीक के साथ आप इमाम को लेके जाते हैं तो वो ऑलरेडी एक बड़ा, आप ये समझते हैं कि चलें दोनों हिटिंग नहीं करेंगे लेकिन फिर रुक के खेलेंगे, लेकिन वो फिर रुक के भी नहीं खेलते। वो आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, यस सर, एंड वो गए पवेलियन। हाँ, वो अपना थंब नेल लगा देते हैं आकर, उसके बाद थंब इम्प्रेशन, उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन इमामुल हक भी लोग कह रहे हैं कि बहुत स्लो खेलते हैं। वो अपने लिए ज्यादा पहले खेलते हैं, अपने आप को सिक्योर करते हैं, फिर टीम के लिए जाते हैं। फखर जमान ऐसा है कि वो
हिटिंग शुरू करता है, अभी उसका बैट पैच आया हुआ है, तो वो जिस तरह से सर्किल का फायदा उठाता है, जिस तरह से अग्रेशन है उसके पास, तो वो ज्यादा मेरे ख्याल में इमामुल हक से ज्यादा सूदमंद साबित होगा, बशर्ते कि उसकी फॉर्म वापस लौट आए। अच्छा इकबाल भाई, इसमें ये चीज़ ज़रा बताइएगा कि आप समझते हैं कि जो नंबर्स हैं अब्दुल्ला, उनके साथ फ़खर या चले इमाम, या नीचे जो हमारे बैटर्स आते हैं वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा सेटल होकर खेल लेते हैं, हम उन पर तनकीद ये भी करते हैं स्लो खेलते हैं, लेकिन क्या हमें उन्हें ऊपर करते हैं, यानी बाबर और रिजवान को ओपन करना चाहिए वनडे में भी, या ये नहीं होना चाहिए? देखें, बाबर और रिजवान T20 ओपनर है, वनडे में आप 3 ओपनर लेकर फखर जमान, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक, अगर ऐसा होता तो फिर आप 3 ओपनर्स क्यों लेकर गए? तो इसका मतलब है कि आपका मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर बाबर और रिजवान आउट हो जाते हैं तो आप देखें सलमान अली आगा को आप कब से खिला रहे हैं, हाँ। उसको बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर है। इस तरह इफ्तिखार अहमद करें, वो आखिर में आकर हिटिंग करते हैं, तो मुश्किल है हमारे लिए। और फिर शादाब खान वाइस कैप्टन है, वो खुद ऊपर आते हैं, तो बहुत एक गंभीर सूरत हाल है उबैद। और मैं समझता हूँ कि टीम मैनेजमेंट अब इस कॉम्बिनेशन को हतमी शक्ल देनी होगी, क्योंकि 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है, फिर नेदरलैंड से जो 6 अक्टूबर को मैच है वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि नेदरलैंड की टीम वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के होते हुए क्वालिफाई करके आई है वर्ल्ड कप के लिए। और नेदरलैंड में बेशतर खिलाड़ी ऐसे जो साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक सीजन में खेलते थे और उसके बाद वो माइग्रेट कर गए नेदरलैंड, तो मुश्किल होगी। और फिर श्रीलंका हमें आखिरी गेंद पर हरा चुका है एशिया कप में, तो ये 2 मैचेस अगर हम निकालेंगे तो फिर भारत के खिलाफ जो हमारा क्रंच मैच है 14 अक्टूबर को, उसके लिए हमारा मोरल अप होगा। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऑल्दो ये वार्म अप मैचेस हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है या जो मूड है वो देखें, मैं और आप भी अफेक्टेड हैं, टीम भी अफेक्टेड है, प्लेयर्स भी अफेक्टेड होंगे। अब आपने ये कैसे तय किया कि शादाब टीम में है लेकिन उससे ओवर नहीं करवाए, शाहीन को आपने ठीक है नहीं खिलाया, ऑलरेडी आपके पास नसीम नहीं है, तो आपने जो ओपन किया वो इतने अजीब तरीके से सबके हाथ पांव खोलने के लिए ओपन किया कि अपने ही हाथ कटवा के वापस आ गए? बिल्कुल आपने सही जुमला कहा, लेकिन चूंकि आपके मेन 2 बॉलर हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, या पता नहीं हारिस रऊफ ने बॉलिंग कराई कि नहीं, वो आएंगे ना तो फिर आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ में और इजाफा होगा। शाहीन शाह अफरीदी इनिशियल ओवर में विकेटें लेने उसमें पूरी सलाहियत है, वो आएंगे। अब शादाब खान को ये ड्रॉप नहीं कर सके, अब अबरार अहमद को इन्होंने रखा हुआ है रिजर्व में, उसामा मीर आए वो फ्लाइट देते हैं, लेकिन कल आपने देखा अगरचे उन्होंने 2 विकेटें ली, इन सब बॉलर्स में कुछ बेहतर नजर आए। लेकिन ये बड़ा लम्हे फिक्रिया है उबैद, पाकिस्तान की बॉलिंग जो है बड़ी वल्नरेबल है, बस दुआ करें, और दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है इस टीम के लिए। इसमें हमने दुआ क्या करनी है, सही एक्यूरेट दुआ भी हमें बताए ना, मांगना क्या है? बस दुआ ये कर लें कि टीम जो है अपनी इज्जत बचा के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर दी, वरना उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया तो आप देखिए बाबर की कप्तानी भी मैं जाते हुए देखूंगा और कुछ प्लेयर्स को टीम से बाहर होते हुए भी देखूंगा, क्योंकि दोस्ती यारी की बुनियाद पर कोई टीम कभी कामयाबी से हमकिनार नहीं होती। चले देख लेते हैं वर्ल्ड कप से वापस आके हम करते क्या है। लेकिन इसमें इकबाल साहब एक चीज़ और भी है ना, वो ये कि हमारे पास अगर हम अब्दुल्ला का पेयर है फ़खर के साथ या इमाम के साथ, ऑलरेडी हमारे पास अगर हारिस है, तो फिर हम अपने जो बेस्ट ऑप्शन हैं उनकी तरफ क्यों नहीं जाते? जिसका बैड पैच है हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं, जो स्लो प्लेयर्स हैं हाजिरी लगा के जाने वाले हैं उन्हें भी कर देते हैं। तो मतलब ये गलती हो कहाँ रही है? कैप्टन के डिसीजंस कमजोर हैं, मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस नहीं है, ब्लेम किसको करें? देखिए, कैप्टन जो है पावरफुल है, दरअसल ये टीम कैप्टन की मर्जी पर मुंतखब हुई। आपने मोहम्मद हारिस का नाम लिया, वो भी रिजर्व में। रिजवान किसी को मौका ही नहीं देते, हालांकि जितने मैचेस हुए सब रिजवान खेले, तो हम किससे कीपिंग कराएं? सरफराज अहमद का मैं नाम दे रहा था कि वो मिडिल ऑर्डर में काम आते हैं, एज अ सेकंड विकेट कीपर रखते, वो सिंगल डबल लेता है, क्योंकि यहाँ की जो बाउंड्री है आईसीसी ने रूल रखा है कम से कम 70 गज की होगी। कल आपने देखा कितनी लंबी बाउंड्री है, तो उसमें सरफराज अहमद जैसा, जैसे सऊद शकील कामयाब हुआ सिंगल डबल, सरफराज कामयाब हो सकता था, लेकिन इनकी अपनी मनमानी है। इन्होंने जो है हारिस को रिजर्व में रखवा दिया, सरफराज को रखा नहीं। इमाद वसीम से खौफ है कि कहीं वो टीम में आकर कप्तान ना बन जाए। इमाद वसीम को कैटेगरी तो दे दी, सी कैटेगरी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और वो टीम में नहीं है। इसी तरीके से अबरार को आपने टीम में तो रख लिया, किसी कैटेगरी में भी नहीं रखा, डी कैटेगरी में भी नहीं। तो ये क्या हो रहा है? इंसाफ कहाँ हो रहा है? ये तो पूछे ना ज़का अशरफ साहब से आप। नहीं, वो तो अपनी अपनी जगह या अपनी दोस्तों की जगह सिक्योर करने के लिए। इसी तरह जमान का जो इंडक्शन है वो भी इसी तरह है कि वो हैं लेकिन नहीं ना होने के बराबर हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे वो जो नवाजिशात हैं वो चली आ रही हैं, और मुझे हैरत ये होती है कि पाकिस्तान में क्रिकेट टीम का कप्तान इतना भी तगड़ा हो गया कि वो सिलेक्शन कमेटी, क्रिकेट बोर्ड, चेयरमैन के जो मामलात हैं उनको वीटो करते हुए अपने दोस्तों को ले जाए। फिर मुझे भी बाबर से दोस्ती कर लेनी चाहिए। नहीं, बाबर इसलिए स्ट्रांग है कि इस वक्त वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, वो रन स्कोर कर
है। मैं आप अंदर की कहानी बताऊं कि टीम में तब्दीलियां करना चाह रहे थे हफीज और मिसबा, और उस वक्त तो कोई बातचीत हो गई, लेकिन बाद में बाबर ने पीसीबी को यह कहा कि अगर आप मुझे मेरी मर्जी की टीम नहीं देंगे तो मैं एज अ कैप्टन नहीं जाऊंगा और मैं शायद ना भी जाऊं। तो आप उनसे ब्लैकमेल तो ना हो ना, आपको अगर अपना, चूंकि हमारा क्रिकेट बोर्ड भी तो एडहॉक बेसिस पे चल रहा है ना उबैद, 22 दिसंबर 2022 के बाद से एडहॉकिज्म है। तो फिर उन्होंने ऑफिस ट्रैक का मामला था तो बाबर को इंजमामुल हक लेकर गए चेयरमैन ज़का अशरफ के घर, वहां बातचीत हुई, क्योंकि जो एजेंट्स हैं प्लेयर्स के वो इसके इंजमामुल हक के भी वही एजेंट हैं, बाबर के, रिजवान के। एजेंट्स ने कहा कि पैसे बढ़ाओ, तो बड़ी मुश्किल से ये मामला तय हुआ जाने से एक दिन पहले। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जहाँ क्रिकेट बोर्ड को ये जो, अच्छा इसमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, का स्ट्रांग नहीं होंगे खिलाड़ियों। मिर्जा साहब, इसमें एक चीज और भी, आपने जब कहा ना नंबर 1 बैटर हैं, तो मुझे एक दोस्त का जुमला याद आ गया, क्रिकेटर हैं, एक्स क्रिकेटर, उन्होंने बड़ी तनकीद भी की पिछले वर्ल्ड कप में इन पे। अब मसला ये 40 मैच हैं, 40 के 40 जब खेलेंगे ही बाबर, और खेलेंगे भी इस तरह के 90 गेंदों पर उन्होंने अपना 70, 75 और 80 करना है, तो फिर सर नंबर 1 तो हो जाएंगे। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम जिम्बाब्वे के खिलाफ रन करेंगे, नेदरलैंड के खिलाफ करेंगे, अफगानिस्तान के खिलाफ करेंगे, कमजोर टीमों के खिलाफ, तो फिर यही होगा। लेकिन ये दरअसल मौका नहीं देते पाकिस्तानी प्लेयर्स। अगर आप उठा के देखें, कहते हैं हमारी बेंच स्ट्रेंथ, किधर है बेंच स्ट्रेंथ? आप उन खिलाड़ियों को बिठाए रखते हैं और एन मौके पर आपने खिला दिया, जो श्रीलंका के खिलाफ मैच था। इसका जम खान को देखें ना आप, कितना अच्छा बॉलर है, आप उससे गलती, तो कप्तान की गलती थी, उसमें नहीं रखा हुआ है कि वो जिस तरह का बॉलर है उसमें एज लग सकती थी। तो आप देखें 2 पर 6 रन थे और फिर एक गेंद पर 2 रन रह गए, चौका हो गया। तो ये कप्तान का काम है। और जमान को इन्होंने बजाय इसके कि टीम में रखते हसन अली को प्रेफरेंस दी है। 12 जून 2022 के बाद हसन अली अब पहली मर्तबा वनडे खेलेंगे। तो आप मुझे बताएं ना, कहां से इंसाफ है? इंजमाम साहब कहते हैं कि वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, कौन सा डोमेस्टिक खेल? उनसे कोई पूछे, जवाब तलबी तो होगी 19 नवंबर के बाद होगी, जब वर्ल्ड कप का फाइनल हो जाएगा। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी मिर्जा इकबाल बेग साहब। चले, हम इंतजार करते हैं, और जब ये चार्जशीट आएगी तो आपको दोबारा मौका देंगे, और इस बीच भी, वर्ल्ड कप के बीच में भी आपको बार बार जहमत देंगे। सो काइंड ऑफ यू, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच।